स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश के महत्वपूर्ण शासक हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो हम शेरशाह सूरी से संबंधित सभी टॉपिक को डिटेल से जानेंगे। इससे पहले अगर आपने मध्यकालीन इतिहास से संबंधित ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां जाके आप ये सारी वीडियोस पहले देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने मुगल वंश के बारे में देखा है। मुगल वंश के दो महत्वपूर्ण शासक हम पढ़ चुके हैं, बाबर जिनका समय है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी, और इसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं के कार्यकाल के मध्य में एक वंश आता है सूर्यवंश। 15 वर्षों के लिए इनका साम्राज्य होता है और इस सूर्यवंश के अंतर्गत इसके महत्वपूर्ण शासक है शेरशाह सूरी। इनका समय है 1540 से लेके 1545 ईस्वी के मध्य। तो आज हम देखने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो चलिए अब पढ़ते हैं सूर्यवंश के बारे में। इसका समय है 1540 से लेके 1555 ईस्वी के मध्य। सूर्यवंश का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ था, जबकि परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे इनके जन्म में मतभेद हैं, तो एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे राइटर के नाम दे दिया जाएगा कि आर कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी की जन्म तिथि क्या है, तो आप ये नाम से इनके डेट की तिथि याद रख सकते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। इनके पिता का नाम हसन खां था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम है, वहां के ये जमींदार थे। 1494 ईस्वी में फरीद पिता से नाराज होकर जौनपुर चले जाते हैं और यहाँ पर ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनके पिता की 4 पत्नियां थी और इनसे कई सारे पुत्र थे, तो इनकी जो शेरशाह सूरी थे इनके पिता से अच्छी खासी बनती नहीं थी, तो इसीलिए इनसे नाराज होकर जौनपुर जाते हैं और वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। 1520 ईस्वी में जब इनके पिता हसन की मृत्यु हो जाती है तो यह अपने पिता की राजगद्दी के मालिक हो जाते हैं। इनके जो भाई होते हैं उनको हराकर ये अपने पिता की राजगद्दी हासिल कर लेते हैं। पारिवारिक विवाद के कारण बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने चले जाते हैं शेरशाह सूरी। बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने बेटे जलाल का संरक्षक नियुक्त कर दिया, यानी इनके संरक्षण के अंतर्गत अपने बेटे को दे दिया कि अपने बेटे के ये शिक्षक और संरक्षक बना दिए जाते हैं। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो ये ध्यान रखना है कि शासन ने शेरशाह सूरी को शेर खां कहा था, तो ये थे मोहम्मद बहार खां लोहानी। और बाद में बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं दक्षिण बिहार के स्वतंत्र शासक घोषित हो जाते हैं। लोहानी सरदारों, जब ये मोहम्मद शाह जब अब दक्षिण बिहार का स्वयं को शासक घोषित कर देते हैं तो ये जो शेरशाह सूरी होते हैं ये इनके कुछ खास बन जाते हैं। तो इसके खास बनने के बाद ये लोहानी के जो सरदार होते हैं वो षड्यंत्र के कारण शेरशाह सूरी को बिहार से बाहर कर देते हैं, यानी कि शेरशाह को बिहार छोड़ना पड़ता है। इतना षड्यंत्र करते हैं इनके सरदार, और यह बाबर की सेना में जाके शामिल हो जाते हैं और चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध भी करते हैं। जो चंदेरी का युद्ध हम पहले पढ़ चुके हैं। शेरशाह मुगल सेना में लगभग 15 महीने तक रहा। इस दौरान उसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोपखानों के प्रयोग का अध्ययन किया और यह अनुभव किया कि मुगल प्रशासन तथा सैन्य विधान में अनेक कमियां हैं। यदि यह प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है। यानी जब ये 15 महीने के लगभग मुगल काल के यानी बाबर के समय में बाबर की सेना में था, तब उसमें क्या क्या कमियां थी, क्या खूबियां थी, किस प्रकार से शासन चलाया जाता है, ये सारी विधियां ये वहां से सीख रहा था और ये भी समझ रहा था कि कुछ कमियां हैं। अगर इन कमियों को फायदा उठा के मैं इन पे हमला करता हूँ तो मैं मुगल साम्राज्य की सत्ता को समाप्त कर सकता हूँ। और इसके बाद में जब ये चंदेरी का युद्ध लड़ा था उसके बाद ये कथन कहता है, यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल बाहर फेंकूंगा। बाबर ने चंदेरी का जब युद्ध लड़ा तब शेरशाह की सेवाएं बाबर के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई थी। बाबर को इसकी महत्वाकांक्षी अफगान पर संदेह हो गया था। उसने अपने पुत्र हुमायूं को शेर खां से सतर्क रहने की सलाह भी दी थी, लेकिन जो इनके पुत्र होते हैं हुमायूं, ये शेर खां से सतर्क नहीं रहते हैं।
शेर खां को भी लगा कि मुगलों के साथ उनका निर्वाह नहीं होगा, इसलिए 1528 ईस्वी के अंत में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी के पास चला जाता है। सुल्तान ने भी उसका स्वागत करते हैं और उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी, उसका नाम था जलाल खां, इसका संरक्षक नियुक्त कर देते हैं। फिर से 1528 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी जलाल खां उस समय नाबालिग होता है। शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा इनके नाम है दूदू बेगम, इनसे विवाह कर लेता है और खुद प्रधान शासक बन जाता है। यानी वो उनकी विधवा से विवाह करता है जिनका नाम दूदू बेगम है और उसके बाद खुद ही शासक बन जाता है। जलाल खां बाद में कुछ अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया और इसके बाद शेर खां पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। तो शेर खां ने कुछ इसी प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शुरुआत में कई जो भी विधवा पत्नियां होती थी जिसके शासक की मृत्यु हो जाती थी उनसे वह विवाह करता था और उस शासक की जितनी संपत्ति होती थी, जितना क्षेत्र होता था, उस पर अधिकार करके शासन करता था। शेर खां ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके हजरत ए आला की उपाधि भी धारण की थी। 1530 में इसने चुनार के किले ताज खां की विधवा लाज मल्लिका से विवाह करके चुनार के किले पर भी अधिकार कर लिया। इसके अलावा भी इसने 2 और औरतों से विवाह किया था जो कि विधवा थी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये आपको याद रखना है, चुनार किले की ताज खां की विधवा थी लाज मल्लिका, इनका नाम एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चुनार फोर्ट स्थित है। यहाँ पे इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये चुनार का किला है। इसके बाद अब हम देखते हैं शेर शाह सूरी का संघर्ष और विजय से संबंधित तथ्यों को। तो पहला इसमें दोहरिया का युद्ध ये हुआ था 1532 ईस्वी में। दोहरिया ये अवध में स्थित है। इसका युद्ध हुमायूं तथा महमूद लोदी की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर खां ने महमूद लोदी का सहयोग किया था। इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हो जाती है। जब ये युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हो रहा था, जिसमें शेर खां आके महमूद लोदी की मदद करता है क्योंकि महमूद लोदी भी अफगान था और शेर शाह भी अफगान था। तो ये हुमायूं इसके बाद में, क्योंकि ये इसकी मदद करता है, तो इसके बाद भी ये इसका जो इसका महल होता है चुनार पे, ये अधिकार करके यहाँ से अपना शासन चला रहा था शेर शाह सूरी। तो ये चुनार का प्रथम घेरा डालता है 1532 ईस्वी में, क्योंकि इसने इसकी मदद की थी महमूद लोदी की। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक किले को घेरे रखा लेकिन जीत नहीं सका क्योंकि शेर शाह काफी समृद्ध था। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली और अपने पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेज दिया और कहा कि मेरा साम्राज्य यानी ये जो चुनार का क्षेत्र है ये मेरे ही पास आप रहने दीजिए। इसके बाद होता है सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में होता है। इसमें शेर खां बंगाल को जीत लेता है। ये जो बंगाल का क्षेत्र है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बंगाल का क्षेत्र, इसे वो जीत लेता है। पहले वह यहाँ बिहार में शासन करता है चुनार के क्षेत्र के आसपास। इसके बाद ये बंगाल पे भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। इसके बाद चुनार का द्वितीय अभियान होता है 1537 ईस्वी में। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। उधर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये बंगाल पे बिहार पे अपना साम्राज्य का जो शेर शाह सूरी था इसका साम्राज्य बिहार और बंगाल के क्षेत्र में था। तो ये जो हुमायूं होता है ये आता है चुनार पे आक्रमण करता है, तो शेर शाह जो होता है बंगाल भाग जाता है क्योंकि बंगाल भी उसके क्षेत्र में था। जब ये बंगाल पहुंचता है तो ये यहाँ से भी भाग जाता है, जो शेर शाह होता है ये फिर से भाग जाता है यहाँ से। और इसी बीच हुमायूं को पता चलता है जब ये बंगाल में होता है कि उसके छोटे भाई हिंदाल ने आगरा के तख्त पर बैठने का प्रयास किया है। इसके बाद हुमायूं फिर से आगरा की तरफ भागता है। ये बंगाल का क्षेत्र है। इसके बाद फिर से ये आगरा की तरफ भागता है और जब ये आगरा की तरफ भागता है तो यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं ये बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ पे चौसा का युद्ध होता है। हुमायूं जो शेर शाह था उसे यहाँ बंगाल में कैद करता है। इसके बाद वो चौसा की तरफ जाता है और यहाँ पे वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब हुमायूं आएगा और बरसात का मौसम होगा। उस समय वो यहाँ पे हुमायूं के ऊपर युद्ध करेगा, आक्रमण करेगा और उसे हराएगा और अपना जो भी क्षेत्र इसने इसका हासिल कर लिया था उसे अपने लिए फिर से ले लेगा। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच बक्सर के पास लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनासा नदी में डूबकर मर गए तथा हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा था। एक निजाम नामक
भिस्ती ने इसे डूबने से बचाया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये कोई शासक है, इनका नाम हुमायूं है। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि भी धारण की। तो ये ध्यान रखना है कि चौसा के युद्ध के बाद ये शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करता है। तो यहाँ पे चौसा का युद्ध होता है। इसके बाद देखते हैं अब कन्नौज या फिर बेलग्राम का युद्ध, जो होता है 1540 ईस्वी में। जब यहाँ पे ये हुमायूं को हरा देता है चौसा के युद्ध में, तो यहाँ पे हुमायूं अपनी छोटी बहुत जो सेना बचती है उसे लेके फिर आगे बढ़ता है। ये यहाँ पे कन्नौज आप इस चित्र में देख सकते हैं। कन्नौज में ये इन्हें फिर से हराता है हुमायूं। यह युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। इस युद्ध के बाद शेर शाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये क्षेत्र आप देख सकते हैं। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे शेर शाह सूरी का साम्राज्य शुरू हो जाता है, यानी सूरी वंश की शुरुआत हो जाती है। ये आगरा का क्षेत्र है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिल्ली इस क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और यहाँ पे बिहार और बंगाल तो शेर शाह सूरी पहले ही अपने साम्राज्य में शामिल कर चुका था। इसके बाद अब देखते हैं शेर शाह सूरी का साम्राज्य विस्तार। यहाँ पे बता दी हूँ बिहार, बंगाल और इस तरफ ये आगरा और दिल्ली का क्षेत्र इसके क्षेत्र में शामिल होता है। इसके बाद में बंगाल में विद्रोह का दमन करता है ये 1541 में। जब यहाँ पे ये आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का यहाँ पे साम्राज्य का जो शासन था दिल्ली और आगरा से करता है, तो बंगाल के कुछ लोग होते हैं जो कि गवर्नर होते हैं, जो कि विद्रोह करते हैं। तो यह उन विद्रोह का भी दमन करता है। बंगाल के गवर्नर खिज्र खां ने 1541 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। इसने अब बंगाल को 14 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक सिकदारन की नियुक्त की, जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में रहते थे, यानी जो सुल्तान से सीधे संपर्क करते थे कोई भी। इसलिए ऐसा इसने किया ताकि ये जो बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पे, क्योंकि ये दिल्ली से शासन करता था, तो यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। लोग वो कुछ ही समय के बाद में यहाँ पे विद्रोह कर देते थे, तो इसलिए इसने अपने सीधे नियंत्रण में रखा। यहाँ पे सरकार का क्या मतलब होता है, तो जो आजकल के जिले होते हैं, यानी बंगाल को उसने 19 जिलों में बांट दिया था। इसके बाद करता है मालवा विजय, जो कि 1542 ईस्वी में हुआ था। ये इतना क्षेत्र तो इसके साम्राज्य में शामिल ही होता है। इसके बाद ये क्षेत्र आप देख रहे हैं। इसके बाद ये इस तरफ राजस्थान की तरफ अपनी राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और देखते हैं मालवा विजय के बारे में, जो हुआ था 1542 ईस्वी में। इस समय यहाँ मल्लू खां है, जिसे कादिर शाह कहते हैं, इसका शासन था। इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया और मालवा राज्य शेर शाह को सौंप दिया। ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये मालवा का क्षेत्र है। नेक्स्ट अब देखते हैं रायसीन विजय, जो हुई थी 1543 ईस्वी में। यहाँ का राजा पूरनमल चौहान था। शेर शाह ने रायसीन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से विजित किया, जो इसके जीवन में कलंक है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इसने पूरनमल से कहा कि तुम अपना किला छोड़ के बाहर चले जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उसे वादा करता है और कुरान पे रख के कसम भी खाता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन जब ये पूरनमल अपना महल छोड़ के बाहर जाता है, तो ये यहाँ पे कहीं पे अपना एक रात गुजारने के लिए कहीं पे रुकता है। तो ये जो शेर शाह सूरी होता है, यहाँ पे धोखे से हमला कर देता है, क्योंकि इसने वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है, यानी उससे समाप्त कर देता है, उसे मार देता है। तो ये उसके जीवन में कलंक है कि उसने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी और उस कसम को उसने तोड़ा था। नेक्स्ट आता है मारवाड़ विजय, जो हुआ था 1544 ईस्वी में। यहाँ का शासक मालदेव था। यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है मारवाड़, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में है। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता। यानी इसका साम्राज्य का विस्तार आप देख सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे इसने सिंध के क्षेत्र पे भी आक्रमण करके सिंध के क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और ये दिल्ली, आगरा, बंगाल, बिहार, ये तो इसके साम्राज्य में शामिल ही था। और यहाँ पे ये राजस्थान का ये जो मारवाड़ है, इस पे हमला करता है और कहता है कि अगर मैं क्योंकि यहाँ के जो शासक होते हैं, राजपूत होते हैं, वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, बहुत ही मुश्किल से या किसी तरह से इन पे विजय हासिल करता है। नेक्स्ट आता है कालिंजर अभियान, जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है, जो हुआ था 1544 ईस्वी में। यहाँ का शासक कीर्ति सिंह था, इसे कीरत सिंह भी कहते हैं। कालिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक पड़ा रहा। जब किले को विजित नहीं कर सका, तब शेर शाह ने मई 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी थी। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान
जब शेर शाह के सैनिक उक्का ये गोला पूछा जाता है, नाम याद रखिएगा। उक्का नामक गोला था, इसे फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां पर गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोले में आग लग गई और वे फट फट करके सभी दिशाओं में विध्वंस होने लगे। शेर शाह वहां से अब चला बाहर निकला, यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को वह कलिंजर में ही मर गया, लेकिन मरने से पहले इसे किले को जीतने का समाचार प्राप्त हो चुका था। जैसे ही इसे पता चला कि किले को जीत लिया गया है, वैसे ही यह मर जाता है। ये घायल हो जाता है, फिर भी अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करता रहता है कि तुम्हें किले को जीतना है। नेक्स्ट आप देखते हैं शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी। इसके दो पुत्र होते हैं, आदिल खां और जलाल खां। आदिल खां बड़ा पुत्र होता है और जलाल खां छोटा पुत्र होता है। यद्यपि मृत्यु से पहले शेर शाह ने अपने बड़े पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद अर्थात 25 मई 1545 ईस्वी को अफगान सरदारों के सहयोग से उसका छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके राज सिंहासन पर बैठा है। इस्लाम शाह का जो समय है शासन करने का वो है 1545 से लेकर 1553 ईस्वी के मध्य। 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका अवयस्क पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, परंतु 3 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खां ने उसे मरवा दिया और स्वयं मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ गया। 1555 ईस्वी में सूर साम्राज्य कई भागों में बंट गया, क्योंकि कोई योग्य शासक तो रहा नहीं, तो कई भागों में बंट गया सूर साम्राज्य। सिंहासन के एक दावेदार इब्राहिम खां सूर ने आक्रमण करके दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की। आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया और पूर्व के राज्य से संतोष कर लिया। ये जो चुनार का क्षेत्र है इसे अपनी राजधानी बनाया और यही से संतोष कर लिया। इब्राहिम खां कुछ दिन ही शासन कर पाया था कि पंजाब के सूबेदार अहमद खां ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया तथा सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध, जो हुआ था 1555 ईस्वी में। सरहिंद युद्ध में 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित करके पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं और सूर वंश का अंत हो जाता है। इस मैप में आप कुछ क्षेत्र देख लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है चौसा का क्षेत्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कन्नौज है, ये आगरा है, यहाँ पर दिल्ली है, ये मारवाड़ का क्षेत्र है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, ये सिंध का क्षेत्र है। तो जो आपको क्षेत्र भी अपने माइंड में ध्यान में रख के चलना है। ये कलिंजर है जहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी, और ये मालवा का क्षेत्र है जो इसे जीता था। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पे बना है। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ से इसमें तालाब है, एक ऊंचा चबूतरा बना के इस पे शेर शाह ने यह मकबरा स्वयं ही बनवाया था। अब देखते हैं शेर शाह द्वारा बनवाई गई सड़कें। इसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। सड़क ए आजम कोलकाता से पेशावर यानी पाकिस्तान तक लंबी है। इस रोड का सफर आरामदायक बनाने के लिए शेर शाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्राम गृहों का निर्माण भी करवाया था। पुराने समय में इसे उत्तर पथ कहते हैं, क्योंकि यह रोड इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये काबुल, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, प्रयागराज से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलकत्ता तक यहाँ तक जाती है। ये जो रोड है ये पुराने समय से ही यूज की जा रही थी, लेकिन जो शेर शाह सूरी थे वो इसे अच्छे से इसकी मरम्मत करवाई थी और इसे मतलब पक्की करवाया था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले यह सिर्फ मिट्टी से बनी हुई थी। इसका पुराना नाम है उत्तर पथ, शाहराह ए आजम, सड़क ए आजम और बादशाही सड़क भी कहते हैं के नामों से भी इसे जाना जाता था। दूसरी सड़क आगरा से जोधपुर तक बनवाई थी। तीसरी थी आगरा से चित्तौड़ तक, और लाहौर से मुल्तान तक भी एक सड़क बनवाई थी। तो ये शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई कुछ सड़कें हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था, क्योंकि ये जो रोड बनवाई गई, रोड पे यहाँ से यहाँ तक डाक पहुंचाया जाता था, यहाँ से यहाँ तक कोई और कर्मचारी ले जाता था, यहाँ से यहाँ तक कोई और कर्मचारी। तो इस प्रकार से इसने इसी रोड के माध्यम से यहाँ पे डाक व्यवस्था की शुरुआत भी की थी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के ही समकालीन थे। शेर शाह सूरी ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज यानी गज ए सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाचिल पुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया था। शेर शाह ने
रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार एवं करेंसी प्रणाली सुधार आदि शामिल हैं। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों यानी जिलों में बांट दिया था। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिखदारों के नियंत्रण में दे दिया गया। आमीन ए बंगला एवं अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिखदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया था। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। तो ये दाम और चांदी का रुपया को ध्यान रखना है। रुपया और दाम की विनिमय दर थी 1:64। इसके समय में जो टकसाल थी, जहाँ पे सोने चांदी के जो सिक्के थे वो ढाले जाते थे, इनकी संख्या 23 बताई जाती है। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर फारसी भाषा के साथ साथ देवनागरी में भी लेख लिखवाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मार्क कर रही हूँ ये मुझे देवनागरी भाषा लगती है, बाकी ये आप इसमें देख सकते हैं ये सब फारसी है। रुपया यह चांदी का सिक्का होता था। ये जो रुपया है ये चांदी का सिक्का होता था। रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह ने किया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला, एक उगना मस्जिद, शेर मंदिर आदि भवन शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना होता है। किसान यानी कबूलियत पत्र के द्वारा उन्हें स्वीकार करते थे। एक पट्टा दिया जाता था, एक जमीन का टुकड़ा, और वो लिखित रूप में होता था कि यह कितने, मतलब इसकी माप तौल के हिसाब से उन्हें एक पट्टा दिया जाता था। इसलिए वो खुद ही करें और इसी पट्टे के हिसाब से उनसे लगान वसूला जाता था। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी सही होगा। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो ये था फरीद खां, ऑप्शन बी सही है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये किया था जौनपुर से, ऑप्शन सी सही है। बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो ये थी शेर खां, ऑप्शन ए सही है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना किया था? तो ये था बेलग्राम का युद्ध। इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। इसके पहले हमने देखा है लोधी वंश। लोधी वंश प्रथम अफगान सत्ता स्थापित किया था भारत में, और द्वितीय किया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह सूरी द्वारा निर्वासित किया गया था? तो ये था बेलग्राम का युद्ध, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, किसने चौसा का युद्ध जो हुआ था 25 जून 1539 को, इसने हुमायूं को पराजित किया था? तो ये थे शेरशाह सूरी, इन्हें उपाधि दी गई थी शेर खां की। नेक्स्ट है, किस विजय के बारे में शेर खां ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? तो ये था मारवाड़ विजय के बाद में, ऑप्शन बी सही होगा। शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? 1/3, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे इस्लाम शाह, इन्हें जलाल खां भी कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सासाराम में, ऑप्शन सी सही होगा, और यह मकबरा शेरशाह सूरी ने स्वयं बनवाया था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलिंजर में, ऑप्शन ए सही होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।